दोस्तों स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस के फेलियर स्टॉक में। मेरा नाम है कृष्णा एंड माय बैकग्राउंड इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे मेंस रेडी बाय दिसंबर कैसे आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा डिजास्टर प्रूफ हो सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं नेक्स्ट लेक्चर जो सिनॉप्सिस पे रिलीज़ करूँगा उसका टाइटल यही होगा कि आपको मेंस रेडी बाय दिसंबर क्यों हो जाना चाहिए। तो ये फेलियर स्टॉक है, रियलिटी चेक के लिए है। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक मार्केटिंग कैंपेन होने वाला है। इस लेक्चर की जो मेन थीम है, इंस्टेड ऑफ मेंस रेडी बाय दिसंबर और जनवरी फरवरी, बी एग्ज़ाम रेडी ऑल द टाइम्स। फेलियर स्टॉक सीरीज़ का अगर आप पूरा क्रक्स जानना चाहते हो तो ये 4 वीडियोस एक बार देख जाना, जिसमें आपको समझ आएगा कि क्यों हम फेल हो जाते हैं। टॉपर स्टॉक तो आपने कई बार देखी होंगी, ऑनेस्टली फेलियर स्टॉक आपको देने वाले लोग कम मिलेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताऊं मेंस रेडी दिसंबर या जनवरी तक हमें क्यों होना चाहिए, रीज़न क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ एक मच नीडेड अप्रोच तो है। जितना ज़्यादा टाइम आप बचा लोगे प्रीलिम्स के लिए उतना बहुत बढ़िया। एक आइडियलिस्ट अप्रोच भी है कि हम एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप ग्रुप में समझो, इन दोनों चीज़ों को ग्रुप में समझो। देखो, अगर आपको मतलब एक एग्ज़ाम 18 महीने की प्रिपरेशन करनी है तो आप पहले 6 महीने, ये फ़ेज़ 1 है प्रीलिम्स, ये फ़ेज़ 2 है मेंस, फिर इंटरव्यू को तो बाद में देखने के लिए टाइम काफ़ी होता है। प्री और मेंस के बीच में गैप होता है 2 से 3 महीने का। तो जो पहले का टाइम है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पहला टाइम मेंस, दूसरा टाइम प्री, उसके बाद फिर ये तो मेंस के लिए देना ही है। तो ये एक नीडेड अप्रोच प्लस आइडियलिस्ट अप्रोच है। अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन डू इट। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई होती है। कोचिंग्स के लिए मनी क्रिएशन का टूल है। इट इज़ नॉट फॉर वैल्यू फॉर योर टाइम। लास्ट ईयर के जो हमारे मेंस सिनॉप्सिस आईएएस में भी जो मेंस के इनरोलमेंट थे उसमें आप ये मान के चलो 1/3 इनरोलमेंट इस मेंस रेडी बाय दिसंबर या जनवरी, आई थिंक आई रिलीज सम वीडियो, 1/3 इनरोलमेंट मेंस के इसी वीडियो से हो जाते हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स की डिमांड होती नहीं है। राइट, इंटरव्यू में हम क्या इनरोलमेंट करा लें, एंड मेंस इकलौती एक चीज़ बचती है कि मेंस में आप GS4 पहले कर लो, एसए पहले कर लो। राइट, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल डिमांड जहाँ पे आपको फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो अगर आपने ये परचेज़ नहीं किया। राइट, इसके लिए कैंपेन्स, PR, पेड प्रमोशंस, ये सब चीज़ें चलाई जाती है। हम भी करते हैं बिजनेस ही ले देके। राइट, और इसके अलावा व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन अगस्त में शुरू ना करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या इनफैक्ट जो तैयारी ही दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, वो कैसे मेंस रेडी बाय दिसंबर हो जाएंगे। जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही लेट की है, सो दे आर आउट ऑफ रेस। प्रैक्टिकली अगर बात करो तो नवंबर में तैयार करके एक फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम इस अप्रोच पे चले तो आप आउट ऑफ रेस पहले ही हो गए, तो फिर ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 अटेम्प्ट, मान लो आप प्री दे चुके हो 2-3, आपका प्री बहुत अच्छे से तैयार है, या फिर आप 2 मेंस अपेयर हो चुके हो। राइट, तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप बेवकूफ़ तो नहीं हो। 4-5 अटेम्प्ट के बाद भी आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने पड़ रहे हैं, मेंस रेडी बाय दिसंबर जनवरी होने पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगेन यू आर गिविंग मनी टू अस। ठीक है, और जो कुछ लोग मेरी तरह हैं कि प्रीलिम्स के बाद कुछ 4-5 महीने झक मारेंगे, फिर याद आएगा सडनली दिसंबर जनवरी में कि एग्ज़ाम भी देना है, तो वो अगेन, तो ये अप्रोच कोचिंग्स के लिए मनी मेकिंग अप्रोच है, मच नीडेड अप्रोच है। एंड आपके लिए अगर ये मच नीडेड अप्रोच है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी, और हम इसको साइंटिफिकली देखेंगे। आप रेडी करोगे क्या। राइट, अब इस स्लाइड में मैं कुछ बातें करूँगा, वो आप समझना क्यों ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। प्रीलिम्स या तो आपका इनिशियली 0 ही है, या फिर आप 0 कर लोगे। मतलब क्या है, मान लो ये मैं कहता हूँ कि लर्निंग कर्व है आपका। ठीक है, आप किसी चीज़ को लर्न कैसे करते हो। ठीक है, सपोज़ एग्ज़ाम से पहले प्रीलिम्स हम रेड लाइन पे, मान लो आज की डेट में आपका प्रीलिम्स यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, ये आपका कहीं दिसंबर है, ये आपका प्री है, और ये आपका मेंस है। आप प्रीलिम्स आज की डेट में छोड़ देते हो, दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स कहीं इस लेवल पे आ जाएगा। राइट, अब वापस इस लेवल पे आने के लिए आपको 2-3 महीने चाहिए। राइट, हो सकता है कट ऑफ ये हो, आप कट ऑफ निकाल लो, या हो सकता है यहाँ रह जाओ, कट ऑफ ना निकाल पाओ। दोनों चीज़ें हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो गैप था, डिक्लाइन था, इंस्टीड ऑफ कि आप ये अपना बेस बना के रखते या थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते कि कट ऑफ सर्टेनली निकलती, आपने क्या किया, प्रीलिम्स को डिक्लाइन करा दिया। दूसरी बात करते हैं, आई विल टेल कि GS मेंस मान लेते हैं आपका यहाँ है आज की डेट में। ठीक है, मान लो आपका GS मेंस यहाँ है, हम मेंस और ऑप्शनल मान लो आप दिसंबर तक इस लेवल पे ले गए, बहुत बढ़िया।
अब जो प्री तक आपका ये अगर आप मेंटेन करके रखते तो कुछ इस लेवल पे रहता, यहाँ कुछ डिक्लाइन करता, आपने यहीं से डिक्लाइन करना शुरू कर दिया प्री के टाइम पे आपका मेंस 0 सन्नाटा। इसके बाद आपका 1 महीना जाएगा ये दिस मंथ स्पेकुलेशन कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। अब ये बचेगा ले दे के 1.5 महीना, उसमें आप मेंस कट ऑफ यहाँ है, कभी निकाल लोगे कभी नहीं निकालोगे। ये सारी कहानियाँ। ये ह्यूमन माइंड वर्क इसी तरह करता है ना। अगर आप 4-5 महीने, मान लो आप लक्ष्मीकांत छोड़ दो, मेरी लिटरली अगर आप लक्ष्मीकांत बुक देखो ऑफिस में आके तो 40+ रीडिंग्स की हुई हैं। बुक की हालत आप देख लो, तब भी अगर मैं पढ़ूंगा तो आज की डेट में भी मुझे स्टार्टिंग से बेसिक से ही रिवाइज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। अगर हम 4-5 महीने कोई चीज़ रिवाइज़ नहीं करते हैं तो फिर वो आपके अनदर 2-3 महीने खा जाएगा। और ऑप्शनल दिसंबर तक तैयार करना है, क्यों करना है? मेरा ये क्वेश्चन है, वाई कांट यू स्ट्रेच योर ऑप्शनल टिल 40-45 डेज बिफोर प्रीलिम्स? उस टाइम तक आप क्यों नहीं स्ट्रेच कर सकते? और फिर आप प्रिपेयर करते क्या हो ऑप्शनल? मान लो आपने दिसंबर तक तैयार कर लिया, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपने ऑप्शनल में भी चले जाना, सिलेबस की कोई एक टर्म उठा लेना। क्या आप उस टर्म को बहुत सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हो? फॉर एग्जांपल PSI स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि कमेंट सेक्शन में एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में एंड ऑफ आइडियोलॉजी बता दो, क्या होती है? आप नहीं बता पाओगे। मैक्सिमम लोग नहीं बता पाएंगे। वो बताएंगे वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बताएंगे। अभी मैं आपको एक सिंपल लाइन में इसका मीनिंग बता देता हूँ। या फिर मैं एंथ्रो वाले स्टूडेंट से पूछूं कि एनिमिज्म वर्सेस एनिमेटिज्म का डिफरेंस आपको पता है? कैन यू टेल अस? नहीं बता पाएंगे। 99.9% लोग नहीं बता पाएंगे। या फिर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट से पूछूं कि ह्यूमनिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या है? या फिर ये सब छोड़ो ऑप्शनल, मैं GS वाले से यही पूछ लूँ कि मेंस के लिए पॉलिटी का सोर्स क्या है? मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता कि लक्ष्मीकांत से मेंस पॉलिटी नहीं सॉल्व होता है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि दुनिया में कई तरह की आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं। आइडियोलॉजी A जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म, आइडियोलॉजी B फॉर एग्जांपल सोशलिज्म। आपकी UPSC निकालने की आइडियोलॉजी A हो सकती है, किसी की B हो सकती है। दोनों का एंड गोल सिमिलर है, लेकिन एक मान लो PYQ बेस्ड प्रिपरेशन पे जाता है, एक टेस्ट सीरीज बेस्ड प्रिपरेशन पे जाता है। इस आइडियोलॉजी में कुछ प्लस है, इसमें कुछ प्लस है, इसमें कुछ माइनस है, इसमें कुछ माइनस है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी ये होती है जो भी ये आइडियोलॉजिकल डिबेट है उसको ख़त्म करके अलग अलग आइडियोलॉजी से प्लस प्लस लेना और माइनस माइनस हटा देना। दिस इज़ अ एंड ऑफ आइडियोलॉजी। सिंपलेस्ट टर्म में यही है। अगर आपको ये मीनिंग आती है तो आप इसे पेपर 2 में अप्लाई कर लोगे। एंथ्रो में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, एनिमिज्म वर्सेस एनिमेटिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में नेचर या भगवान हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्थर में हो सकते हैं, वन एंटिटी। और एनिमेटिज्म, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ऑप्शनल एंथ्रो तो है नहीं, आई थिंक देयर इज़ वन पावर इन ऑल द थिंग्स। ये कहता है कि किसी एक चीज़ में कोई पावर हो सकती है, और एनिमेटिज्म कहता है कि जो भी है सर्वशक्तिमान है। ज्योग्राफी में मैंने कहा ह्यूमनिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या है? ह्यूमनिज्म का मतलब है दुनिया में कोई भी एक्टिविटी होती है उसके सेंटर में ह्यूमन है, दिस इज ह्यूमनिज्म। बिहेवियरलिज्म का मतलब ये होता है कि इंसान नेचर में एक इमेज देखता है, हम दुनिया में कोई चीज़ देखते हैं उसके हिसाब से एक मैप बनाते हैं। जैसे मान लो आप मेरे बारे में कुछ अच्छा या बुरा सोचते होगे, आप मुझसे मिलोगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, तो इसको हम कहते हैं मेंटल मैप। उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, दैट इज़ नोन एज बिहेवियरलिज्म। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर हमें ये डिफरेंसेस पता है देन वी कैन स्कोर वेल इन ऑप्शनल। तो हम ये सारी चीज़ें इतने अटेम्प्ट्स में नहीं कर पाए, दिसंबर तक हम यही कर लेना तो भी बहुत बड़ी बात है। सिलेबस के टर्म्स अगर आप रट लो तो भी बहुत बड़ा एहसान है कि आपने लिटरली रट लिया, राइट। तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आप रेडी करोगे क्या, एंड जो ये टाइम है दिसंबर से लेके प्री तक का, इसमें कैसे भूल नहीं जाओगे। आप रेस में ऑटोमेटिकली पीछे हो जाओगे अगर आप ये टाइम वेस्ट कर देते हो। दिस इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ ईयर्स। अगर आप मेंस रेडी बाई किसी मंथ चाहते हो, करना चाहते हो, हमारे लिए करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिलेगा कि भैया हमारा कोर्स खरीदो, परचेज दैट, राइट। तो ये जो फेलियर स्टॉक थी ना, कुछ रियलिटी चेक्स आपको देने के लिए बनाई गई थी। इस पर व्यूज़ इतने मिलियन होने चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए। अब रियलिटी चेक क्या है? सॉन्ग ऑफ PYQ, सिनॉप्सिस ने 2019 से ये गाना शुरू किया था प्रीलिम्स में कि भैया PYQ कर लो, एलिमिनेशन सीख लोगे। मेंस आंसर बिल्डिंग 2020-21 में ये हमने शुरू किया था, उसके बाद से शुरू हो गया। अब PYQ का गाना सबको पता है, कितने साल के PYQ कर लोगे? इनफैक्ट आपके पास PYQ की बुकलेट का एक्सेस भी है, कैसे यूज़ करना है ये भी है, राइट।
एक जैसे एक्सेस टू PYQ बुक में बताओ, जैसे मान लो सिलेबस में ये लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, आप समझो ये टर्म हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, राइट, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें फीचर और प्रोविजंस को हम अगर एक ग्रुप में कर दें तो ये हो गए, और बाकी चीज़ें यहाँ है। तो अगर आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी थीम से क्वेश्चंस तो बहुत कम आए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से क्वेश्चंस 2019 में भी पूछा, 2021 में पूछा, 22 में पूछा, इस साल इन्होंने पूछा, GS2 में भी पूछा, GS4 में 2 क्वेश्चंस पूछ लिया, राइट। पहले भी GS4 GS2 में पूछता है, ठीक है। तो इस वे में क्या आपके पास इस डॉक्यूमेंट का एक्सेस है? अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी टॉपिक है, मैं आपका गवर्नेंस से कोई टॉपिक ले लेता हूँ, एंड रिप्रेजेंटेशन टू पीपल्स एक्ट, इससे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, 2025 में ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, राइट। इसके लिए आप देख सकते हो सिनॉप्सिस के मेंस आंसर बिल्डिंग की प्लेलिस्ट, जिसमें आप ये एनालिसिस देखो 2023, 24, 25 हर साल आपको ये दिखेंगे कि इतने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो ये आपको एक्सेस मिलेगा सिनॉप्सिस में, फ्री रिसोर्सेज में जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या आपके पास ये फाइल है भी है? तो कितने साल के करने हैं, कैसे यूज़ करना है? मेरी दिन में कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट से बात होती है जो PYQ की वैल्यू भी समझते हैं। वो कहते हैं कितने साल का करें, क्या हमें 45 साल का कर लेना चाहिए, 40 साल का, 5 साल का, 10 साल का, राइट। अगर UPSC 1981 का क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मैंने अभी आपको मेंस आंसर बिल्डिंग प्लेलिस्ट में दिखाए, अगर वो 1981 का क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर उसे कर लो ना। आप इस चीज़ में क्यों पढ़े हो कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ लें या DD बसु पढ़ लें पॉलिटी के लिए? इनको क्यों कंपेयर करने में लगे? UPSC ने अराउंड 30% पेपर तो 80s के क्वेश्चन से उठा के दे दिया, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो वो पढ़ना आपकी ड्यूटी बन जाती है। पहला काम कितने साल के कर ले, जितने ज़्यादा साल के करते जाओ, 5-5 साल करके कर लो, पहले 5 साल कर लो, फिर 10 कर लो, फिर 15 कर लो, फिर 20 कर लो, 2 अटेम्प्ट हो गए तो 40-45 साल तक पहुंच जाओगे। ले दे के 3000 क्वेश्चन GS में और 1500 क्वेश्चन ऑप्शनल में, इतने ही तो होंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? कैसे यूज़ करना है, राइट, यूज़ कैसे करना है? मान लो PYQs पे मैं जाता हूँ, कोई एक टॉपिक हम ले लेते हैं, सोसाइटी एंड सोशल इशूज से ले लेते हैं। इसमें टॉपिक ले लेते हैं, मान लो ये वाला कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये टॉपिक है सिलेबस में। इसमें आप देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पॉज करके देख लेना। अब आप देखो, अगर आप इतने क्वेश्चंस कर ले जाते हो, क्या आप कर नहीं लोगे? या फिर इशू रिलेटेड टू वुमेन में ये क्वेश्चन पूछ लिए, जेंडर इक्वलिटी पे पूछ लिया, इस साल भी शायद इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी 2025 में क्वेश्चन पूछा, 2024 में पूछा, राइट। इसके बाद सेक्स रेशियो पे, पैट्रियार्की और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं। इतनी थीम्स आप तैयार कर लोगे तो क्या दूसरों से आगे नहीं हो जाओगे? फालतू में जो हम इधर उधर का कचरा पढ़ रहे हैं उससे तो बेटर है। और बिलीव मी, दिसंबर जनवरी तक ये करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी डेली करते हो, जिसमें 3 से 4 घंटे चाहिए, मान के चलो, ठीक है, तो भी इनिशियली 3 से 4 घंटे चाहिए, कुछ दिन बाद हो सकता है 10 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 40 मिनट लगे। तो भी अगर आपके, हमने अभी अप्रॉक्सीमेटली 4500 क्वेश्चंस माने थे, जिसमें से मैं मान लेता हूँ 30-35% रिपीटेशन है, लगभग 3000 क्वेश्चंस हैं, तो भी 300 दिन चाहिए आपको पढ़ने के लिए। कर लो, 300 दिन तो है ना आपके पास। अगर टाइम कम है, मान लो आप जनवरी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो थोड़ा 10 के बदले 15 क्वेश्चन पर डे कर देना, 20 क्वेश्चन पर डे कर देना। इट इज़ पॉसिबल, डूएबल, हो सकता है। इस वे में यूज़ करना है, अलग अलग डायमेंशंस देखनी है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन ही आपके PYQs होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिसंबर जनवरी 2 साल 3 साल सिंपल बुक और टेक्स्ट पढ़ते आ रहे हैं, एग्जाम में क्या है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। PYQs हम देख ही नहीं रहे, एग्जामिनर का माइंडसेट हमें पता ही नहीं है। PYQs का रोल क्या है? या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो क्या आप इसमें दूसरों से बेटर कर सकते हो? अगर दूसरे लोग 6 मार्क्स ला रहे हैं तो क्या आप इसमें 6.5 या 7 मार्क्स लेके आ सकते हो आउट ऑफ 10? दूसरा, क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुआ है लेकिन उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो क्या अगर दूसरे लोग इसमें 4 नंबर ला रहे हैं तो क्या आप स्टिल 5 से 6 नंबर ला सकते हो? 1 2। नंबर 3, क्या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो? दूसरे लोग अगर 2 नंबर ला रहे हैं तो क्या आप उसमें 3 से 4 मार्क्स ला सकते हो? एंड 4th थिंग कि कौन से क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। ठीक, ये 4 जगह PYQs का रोल हमेशा दिखेगा। तो ये अगर हम चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कर लोगे, राइट। हर कोचिंग इंक्लूडिंग अस, हम एग्ज़ाम के बाद ये गाना तो शुरू कर देते कि हमारे नोट से आया, हमारे नोट से आया। जिस दिन UPSC खुद बना दे कि मेरे PYQ से आया, उस दिन आप क्या कहोगे? इसी के लिए ये सारी सीरीज़ जो है चलती है। अलग अलग ऑप्शनल के लिए भी ये सीरीज़ अवेलेबल है। जैसे सोशियो में पेपर 1 का एनालिसिस है, देख लो, पेपर 2 का वेबसाइट पर मिलेगा, राइट। ये देख लो, लगातार ये वीडियोज़ बना के दिया, ठीक है।
तो एग्ज़ाम रेडी हम हमेशा कैसे हो सकते हैं? पहली चीज़, PYQ सिलेबस क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर सिलेबस नहीं भी है ना तो इसे आप डेप्थ ऑफ सिलेबस ज़रूर कहोगे। जैसे अभी हमने पॉलिटी में देखा, सिलेबस में कोई एक टर्म लिखी हुई है, जो अभी हमने डॉक्यूमेंट देखा, राइट? उसमें पढ़ना क्या है? मान लो पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, ये आपका SSC एग्ज़ाम में भी सिलेबस में लिखा है, UPSC में भी सिलेबस में लिखा है, बैंकिंग में भी सिलेबस में लिखा है, सब में लिखा है। लेकिन उससे एग्ज़ाम किस टाइप के पूछेगा? लाइन हो सकता है वही लिखी हो। आजकल स्टेट PSCs का और जो UPSC है इनका सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस का नेचर फिर भी डिफरेंट है। आपको पता कैसे चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछने वाला एग्जामिनर? सिर्फ और सिर्फ PYQs देख के। तो ये मान के चलो PYQ सिलेबस है एंड दे आर दी डेप्थ ऑफ सिलेबस। दूसरा, सिलेबस टॉपिक्स आप देखो, PYQ ग्रुपिंग करो, जैसे अभी हमने ये बात की। और कोई टॉपिक देख लेते हैं इसमें PYQ ग्रुपिंग के लिए। GS2 देखा, हम GS3 देख लेते हैं, या GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस देख लेते हैं, जो इस साल कुछ क्वेश्चंस आए हों, राइट? फॉर एग्जांपल यही है, रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। अगर आपको ये पता है कि IR में, UPSC में सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में ये सब टर्म्स लिखी हैं, तो फिर आप कर ले जाओगे। इन टर्म से ही क्वेश्चंस आते हैं। आप इस साल के क्वेश्चंस भी देख लेना, हमने ये डिस्कशन किया है, ठीक है? या फिर मैं कहूँ GS3 इकोनॉमी में अगर आप देखो क्वेश्चंस, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, या फिर कोई भी टॉपिक है, मैं इंक्लूसिव ग्रोथ ले लेता हूँ, आई थिंक इस साल भी कोई क्वेश्चन होगा, हाँ 2025 में क्वेश्चन है, HDI, ये सब। तो आप देखो इंक्लूसिव ग्रोथ से किस तरह से लगातार क्वेश्चंस पूछता है, राइट? तो क्या आप ग्रुपिंग कर सकते हो? या फिर गवर्नमेंट बजटिंग एक टॉपिक लिखा है सिलेबस में, तो क्या आप इतनी सारी थीम्स जो ये साइड में है, इन सब थीम्स को ग्रुप करके प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? अगर आप इनको प्रिपेयर कर ले जाते हो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है? तो PYQs आर द सिलेबस। उन सिलेबस टॉपिक्स को आप ग्रुप करो, PYQ टॉपिक ग्रुप करो। रीडिंग 12 से 15 घंटे एक दिन में, ये क्या चीज़ है, ठीक है? उससे पहले मैं इसमें ग्रुपिंग में एक चीज़ और बता देता हूँ। जब भी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं तो उनके आप पहली चीज़ नोट्स बनाओगे, दूसरी चीज़ ऑप्शनल में आप किस तरह से करोगे नोट्स, और GS में कैसे नोट्स बनाओगे। ऑप्शनल में आप देखना, गाइडेंस सीरीज़ में जब आप जाओगे सिनॉप्सिस पे, ये प्लेलिस्ट है UPSC गाइडेंस सीरीज, सर्च करना, इसमें हाउ टू स्कोर 300 इन ऑप्शनल एंड 320 इन ऑप्शनल, ठीक है? ये 2 वीडियोस देख लेना। क्रक्स बता देता हूँ, जब भी आप ऑप्शनल प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो ऑप्शनल में जो आपका फ्लो होना चाहिए, इंट्रो, उसके बाद बैकग्राउंड या इवोल्यूशन, उसके बाद आप अगर कोई थ्योरी है तो एजम्पशंस, ठीक है, उसके बाद की पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स क्या हैं, ठीक है, उसके बाद एक इमेज, एजम्पशन, पॉइंट्स या की आइडियाज, बेसिकली सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशन या डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। एप्लीकेशंस में बेसिकली आप कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशंस ज़रूर देखोगे, इसके बाद इवैल्यूएशन, इसके बाद कंक्लूजन। ये हेडिंग्स मोस्टली एक ऑप्शनल के लिए चलती है, प्लस जो UPSC ने PYQs में पूछे हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी अगर मैं GS में कहूँ तो इसमें से जो भी हेडिंग्स रिलेवेंट हैं, उसके अलावा कॉजेस क्या होते हैं आपको ये देखने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या हो जाएगा, एंड वे फॉरवर्ड, ये 3 हेडिंग्स एक्स्ट्रा आती है। बैकग्राउंड GS में इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं, सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली करंट अफेयर से भी आ सकता है, स्टैटिक्स से भी आ सकता है, मेरिट और लिमिटेशंस हो सकती हैं, राइट? GS में एप्लीकेशंस मोस्टली नहीं रिलेवेंट है, ठीक है? अब हम बात करते हैं 12 से 15 घंटे एक दिन में पढ़ाई की। देखो 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो, अपार्ट फ्रॉम किस चीज़ से, 3 से 4 घंटे अपार्ट फ्रॉम योर क्लास, या फिर जो आपने ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं, ये फ्री भी हो सकते हैं, चुराए हुए भी हो सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, या फिर किसी भी तरह से लिए हुए हो सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो भी आपने वीडियोस देखने में टाइम दे दिया, उसके अलावा 3 से 4 घंटे टाइम दो। हमारे एक टीचर थे, वो ये कहते थे कि जो क्लास है ना उसमें स्टूडेंट नहीं पढ़ते, उसमें टीचर पढ़ता है, समझ रहे हो? क्लास में टीचर का रिवीजन होता है, आपका रिवीजन नहीं होता है, आप क्लास के बाद पढ़ते हो। क्लास में आप क्या करते हो, नोट्स बनाते हो, डिक्टेशन होता है, आप उसको लिखते हो, सुनते हो, मज़े करते हो, आ जाते हो। क्लास इसी बारे में है ना, राइट? तो 3 से 4 घंटे अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो तो साल भर में मान लो 365 डेज़ हैं, इसमें से आप कुछ डेज़ निकाल दो, 3 घंटे एवरेज पढ़ते हो, 300 दिन, तो लगभग 900 से 1000 आवर्स होते हैं। एक रूल ऑफ 1000 आवर्स चलता है, इसके ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी हुई है। रूल ऑफ 1000 आवर्स ये कहता है कि आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी करनी है तो 1000 घंटे उस पर मेहनत कर लो। इसमें
500 आवर्स, ये तो आपका 3 से 4 घंटे से भी हो जाएगा ना। 500 आवर्स यानी कि 50% टाइम आपको PYQs पे देना चाहिए, बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग। एटलीस्ट क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, अनसॉल्व्ड, सॉल्व तो बात की बात है, अनसॉल्व क्वेश्चंस रटे होने चाहिए। सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करनी आपको ज़रूर पड़ेंगी, ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करने के लिए मैं आपको यही गाइडेंस सीरीज़ प्लेलिस्ट में, आई थिंक इसमें सिली मिस्टेक्स का ये वीडियो है, हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स इन प्रीलिम्स, ये आप एक बार वीडियो देख लेना। इसकी एक बुकलेट आप रखो। मेंस में भी सिली मिस्टेक्स, मेंस में भी हम सिली मिस्टेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा व्हाट इज़ नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, आप में से आधे लोगों का माइंड जाएगा नेचर ऑफ भक्तिज्म, भक्तिज्म पे लोग इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। तो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। एंड फाइनल टिप्स मेरी यही है कि कंसिस्टेंटली पढ़ो, स्पाइक्स में नहीं कि आज मन किया आपने 15 घंटे आज पढ़ा, 15 घंटे कल पढ़ा, 15 घंटे परसों पढ़ा, फिर 3 दिन ज़ीरो, नहीं, ये आपका काम नहीं करेगा। जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन, अपना माइंड ओपन किए हुए, मार्केट की वल्नरेबिलिटी देखते हुए, कौन सा कोर्स कौन सा वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है वो अगर आप समझ लो, देन डेफिनेटली ये फेल स्टॉक का जो पूरा वीडियो है, एपिसोड है, आपके लिए हेल्प कर जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि मेंस रेडी बाय जनवरी, मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ आपको क्यों हो जाना चाहिए। एंड आई विल बी सेलिंग द कोर्सेज, कोर्स तो खैर अभी भी हम सेल कर सकते हैं। सिनॉप्सिस में जाके अगर आप सिनॉप्सिस के स्टूडेंट हो तो ठीक है, ऑप्शंस आपको यहाँ इतने सारे मिल जाएंगे, फॉरेस्ट सर्विसेज भी है। एंड प्री मेंस में जब आप स्पेशल कोर्सेज में जाते हो, एक बार अगर आप परचेज नहीं भी करना चाहते हो, कोर्सेज की थीम देखना, पढ़ना, आपको समझ में आएगा ये कोर्सेज बनाए क्यों गए हैं, राइट। सो दैट वाज माय टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।